ये तो गुरुजी की मेहरबानी है जो आपको और हमको यहाँ मिला है। मैं एएनटी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जंगल में आके उन्होंने इतना टाइम दिया है हमारे को और हमारे बारे में इतना जाना है, लोगों को बताया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सर लाइक और शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा फेमस हो सके बंदे, और जो इतनी मेहनत करें उनको कुछ अपनी मेहनत का फल मिल सके। कोरोना काल एक ऐसी बीमारी है जिसमें सब कुछ बंद हो गया। इस पे सबसे ज़्यादा असर शिक्षा पर पड़ा। और जैसे कि कोरोना काल में कुछ दिन के लिए स्कूलों को खोला गया, वैसे ही स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी मनमानी चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अभिभावकों पर पूरी फीस देने का दबाव बनाया। स्कूलों ने अभिभावकों को कहा कि उनके बिल्डिंग फंड चाहिए, गाड़ी का फंड चाहिए, विभिन्न प्रकार के कर उन्होंने अभिभावकों से वसूलने चाहिए। शिक्षा के इस व्यापारीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राजेश सिंगला ने आवाज उठाते हुए को एक ज्ञापन, एक चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को लेकर व तमाम बच्चों को लेकर जवाब तलब सरकार से किया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा पश्चिमी जोन संगठन मंत्री विक्रांत गोयल ने सीधे सीधे तौर पर भाजपा सरकार और इन स्कूलों की मिलीभगत का इल्जाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से लोगों को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से आजकल अभिभावकों पर प्रेशर बनाकर उनसे फीस वसूली जा रही है। सुनिए क्या कहा प्रेस वार्ता में। जय हिंद साथियों, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होगा। और आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा इस बात से भली भांति परिचित है कि हिंदुस्तान में शिक्षा का जो व्यापार है वो दुनिया के सबसे बड़े लेवल पर जो शिक्षा का व्यापारीकरण जो हिंदुस्तान में, और ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीति लोगों ने कर रखा है। इतनी भयंकर महामारी के समय में भी लोगों के पास जब खाने के तक लाले तक पड़ गए थे, उस समय भी इन स्कूलों ने अपनी फीसें माफ नहीं की। और सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे से कार्य हो रहा है। अगर आप ये कहेंगे सरकार अब ये कहती है कि सरकार ने कानून बना दिया, सरकार को पता नहीं लगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी गली मोहल्ले कहीं भी चले जाएं, एक एक नागरिक, एक एक बच्चा तक ये बात बता सकता है कि प्राइवेट स्कूलों की फीसें कितनी। और इन लोगों को अगर आप प्राइवेट स्कूल में अगर आप फीस अगर नहीं देते हैं तो इनके पास बहुत से पेरेंट्स को दबाने के इनके पास बहुत से बहाने होते हैं। ये उनको रोल नंबर नहीं प्रोवाइड कराते या बच्चे को वो सुविधाएं नहीं देते। कई बार मैंने वीडियो देखी थी, तो जैसे अभी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी थी, अगर किसी अभिभावक ने फीस नहीं दी तो वो बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस निकाल देते थे। तो सरकार इस मामले पर 0% कार्य कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूलों की एक बहुत बड़ी लंबी कतार है वो सभी पॉलिटिशियन की है। और इस माफिया राज को खत्म करना बहुत ही आसान काम नहीं है, इस माफिया राज को खत्म करना। और सभी स्कूल संस्था के उसमें चलते हैं सानिध्य में, और संस्था का मतलब ये होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट है। और मैं ये पूरे हिंदुस्तान की जनता से सवाल करता हूं, किसको एक आदमी, सिंगल आदमी मेरे को आकर ये बोल दे कि ये संस्थाएं नो लॉस और नो प्रॉफिट पर चल रही हैं। ये संस्थाएं बल्कि 300% प्रॉफिट पर चल रही हैं। ये सारी काली कमाई है और सरकार इनका कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि सरकार की मिली भगत से ये चल रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने तो बहुत अभी सैकड़ों सरकारी स्कूलों को
सैकड़ों सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया है वो अभी हाल फिलहाल में लिया है। खट्टर सरकार तो बिल्कुल नाकाम है इस मामले में। और इस भयंकर महामारी में भी किसी भी पेरेंट्स को स्कूलों के द्वारा कोई राहत नहीं मिली है। हो सकता है पिछली बार कुछ स्कूलों ने एडमिशन फीस नहीं ली, लेकिन इनकी जो ट्यूशन फीस है, इनके जो और जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कई स्कूलों की तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है। और पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनको ये फीसें देने पर मजबूर हैं। और ये सारा का सारा कार्य सरकार की बिल्कुल देख रेख सहमति से चल रहा है। और किसी भी इस माफिया राज के खिलाफ किसी भी आम इंसान की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसके कारण बहुत सी समस्याएं हैं। पहली समस्याएं तो सरकारी दबाव, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। दूसरी समस्या है उनका बच्चा। भाई कोई भी पेरेंट से नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना घटे कि उसका जो भविष्य वो अंधकार में जाए। तो पेरेंट्स अभिभावकों के इसलिए सामने नहीं आ रहे कि उनके सामने ये समस्याएं हैं। कोई भी पेरेंट्स, जो एक बच्चा होता है वो उसकी पूरी पेरेंट्स की पूरी दुनिया होता है। तो इसलिए वो अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए इन लोगों के जो राज हैं वो पर्दाफाश करने के लिए वो सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन ये चीजें आप कहीं भी, मैं ये कहता हूं कि आप कहीं भी चले जाइए, आप इस पर आप सर्वे कीजिए, 100 में से 100% लोगों का ये कहना होगा कि इस सरकारी प्राइवेट स्कूलों ने बहुत बड़े लेवल पर इसका शिक्षा का व्यापारीकरण कर रखा है, बाजारीकरण कर रखा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। शिक्षा को बेचा जा रहा है हिंदुस्तान में। ट्यूशन फीस देने की सरकार कह देती है और इसमें पूरे साल का स्कूलों के द्वारा पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसे में जिस दौर में आम आदमी ने काम तक नहीं किया, आम जन ने काम तक नहीं किया, तो वो कैसे मतलब इस दौर में कर्जवान होकर स्कूलों का कर्ज चुकाया होगा? ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार को क्या इस मामले में आगे नहीं आना चाहिए था? सरकार को बिल्कुल आगे आना चाहिए था। और जो सेवाएं स्कूलों ने दी ही नहीं, उन सेवाओं की भी स्कूलों ने पैसे वसूल किए हैं। अभी भी सरकार को पता था कोविड है, दूसरी लहर आने वाली है, इससे पहले बच्चों के एडमिशन करा के फिर से फीस लेकर लूट मचाने का काम। सरकार को ये चाहिए कि जिस एरिया में वहाँ का जो डीसी है, एसडीएम है, लोकल जो प्रशासनिक जो शिक्षा अधिकारी है, और जो वहाँ का एमएलए है, उस पर ऊपर से दबाव होना चाहिए सीएम साहब का कि आपके एरिया में अगर कहीं भी शिक्षा का व्यापारीकरण, अगर इस दौर में भी अगर व्यापारीकरण बाजारीकरण हुआ तो आप लोगों पर गाज गिरेगी। लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते। ये बहुत ही लंगड़ी लुल्ली सरकार है। और ये सरकार ही इन लोगों की वजह से चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार को ही ये लोग, पैसे वाले लोग चला रहे हैं। और अगर जब तक कोई भी प्रशासनिक मतलब प्रशासक मतलब कोई भी सीएम अगर जब तक ईमानदार नहीं आएगा, अगर वो सीएम जब तक इन पर अपना दबाव नहीं देगा, जब तक लोकल अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, एसडीएम लगा लिए, डीजीसी लगा लिए, अगर जिस के एरिए में भी शिक्षा को इस तरह से बेचा जा रहा है, जब तक उनकी जवाबदेही नहीं बनती, तब तक ये शिक्षा का बाजारीकरण हिंदुस्तान से रुकने वाला नहीं है। और हमारे इस मामले पर, जो ये शिक्षा का मामला है, इस पर हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के साथी हैं। इन्होंने इस पर काफ़ी कार्य भी किया है। राजेश सिंगला जी, इन्होंने पत्र भी लिखा है। बाकी कुछ बताएंगे राजेश सिंगला जी भी। देखो जी, मैंने एक सैंपल पेश किया है। मार्केट से सैंपल हैं, इस तरह के सैंपल हैं। मैंने प्रशासन को तक पहुँचाया है उस सैंपल को। मैंने ये पाया है जो हमारी शिक्षा है, वो जो हमारी शिक्षा को पूर्ण रूप से नीलाम कर दिया गया है। नीलाम किस तरह किया गया है जी? हमारे जो बच्चे हैं उनको पिछले 1.5 साल से कोई सेवाएं नहीं ली। सेवाएं तो उनको मिली नहीं, कोई स्कूल में गए नहीं।
अब स्कूल ये कह रहा है जी इन हमारी फीस दो। अब स्कूल क्या करे जी, 15 मिनट का एक नाटक करे है, उनके नेट के ऊपर कुछ छोड़ दे है, उस नाटक के नाम पे स्कूल फीस ले रहा है। और उस नाटक के कारण हमारे अभिभावक हैं, उनने बहुत मोबाइल खरीदने पड़े हैं, नेट की सेवाएं खरीदनी पड़े हैं, और उस नेट का प्रयोग करने से हमारे बच्चों की जो आंखें हैं, आंखें खराब हो रही हैं, उनका चरित्र खराब हो रहा है। तो ये किस तरह का आलम है। मैं ये बताना चाहूँ जी, जो अब सेवाएं ली नहीं, हमारे बच्चों ने सेवाएं नहीं ली और फीस कह रहे हैं दो जी, ठीक है। तो फीस ऐसा क्यों लूट तंत्र मना रहे हैं। भारत के संविधान में क्या लिखा था कि भाई शिक्षा की बिक्री होगी, चलो अभिभावकों ने उसको खरीद लिया, शिक्षा को खरीद लिया, अब भाई समाज की धारा को देखते हुए उसको खरीद लिया। लेकिन क्या ये चीज होनी चाहिए, ये तो कोरी लोकतंत्र की हत्या है। अब कोई दुकानदार आदमी है, वो दुकानदार ये कहे कि भाई मोबाइल ठीक कर दो जी, मैं तो मोबाइल ठीक नहीं कर सकता, आपका नहीं करता, बीमारी फैल रही है, मोबाइल ठीक नहीं करता, और फिर वो 1.5 साल में ये कहता है फीस दे मोबाइल की। तो वो क्या कर रहा है, वो गुंडागर्दी है। इसी तरह स्कूल क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर, शिक्षा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सरेआम गुंडागर्दी। मेरा ये अनुमान है, इंटरनल रूप से जो नेता हैं, इन स्कूल के बड़े बड़े जो इनके वो हैं, जो अधिकारी हैं ऊपर से, जो उनके साथ पूर्ण रूप से मिले हुए हैं और ये बांट के खाते हैं। तो आपने जब ये लेटर लिखा, उसके बाद आपसे मुलाकात भी होगी किसी अधिकारी का, आपको बुलाया भी गया होगा, तो उस दौरान क्या बातचीत हुई आपकी? मेरा लेटर लिखने के प्रति कई दिन से मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है समाज के ऊपर। मेरा कोई लक्ष्य नहीं 1% भी कि मेरी छूट हो। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की छूट हो स्कूल, क्योंकि मैं समर्थ हूँ भगवान की दया से। अब मेरा लक्ष्य ये जरूर है, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज की नोच रहे हैं उनको बुरी तरह से। मेरे को 4-5 बंदे मिले, वो बंदे क्या कह रहे थे जी, फीस ले रहे हैं भाई साहब, क्या करें। मेरे को एक बंदा वहाँ पीछे रहता हमारे, वहाँ मिला मेरे को, वो बंदा क्या कह रहा है जी, फीस ले रहे हैं भाई साहब, मेरे बच्चे तो को नहीं गए, क्या करें। अब वो ये कह रहे हैं कि जी जनानी का भी डर है, हमारी घरवाली का डर है, अगर भाई बच्चे मजबूरी बस करना पड़ेगा ये काम। तो ऐसी दशा में समाज की क्या धारा है, तो हमारी सरकारों के क्या नियम हैं। अगर इस तरह हमारी सरकार करती रही तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और आने वाला समय में ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको जब बुलाया गया इस लेटर के बाद, तो उनका क्या जवाब था, आपके साथ क्या वार्तालाप हुई? उनने अधिकारी जी के बराबर में एक कर्मचारी, सबसे पहले बताइए, कर्मचारी था, मेरे पास फोन आया था। कहाँ से आया था? ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी था, उसके वहाँ से फोन आया था आंसी में जी। तो उन्होंने यही बताया कि भाई देखो जी, होने जाने वाला तो कि मैं है नहीं इस चीज में, क्योंकि सरासर का फोन पे हाँ वहाँ होने वाला तो कुछ नहीं जी, फिर मैं अपनी इसने कोर्ट में डाल दूंगा इस मामले ने। नहीं, फोन पे कहा या फिर मिलके कहा? मिलके कहा जी, मिलके कहा। हाँ। अच्छा। पहले 2 बार फोन आए और उसके बाद मैं उनसे मिला आज ही, और आने जाने के बाद देखो जी, आने जाने वाला कुछ नहीं। सिंगला साहब हांडते रहो कि मैं को नहीं आनी जानी, वो तो वहाँ मेरे को पता है जी कि मैं नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन एक बार समाज में ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है, सैंपल तो पेश हो सरकार के सामने। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, सरकार भगवान के बाद सरकार ही होती है, क्योंकि वो हमारे लिए नियम बनाती है। मेरी इस चीज़ में सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को ये ऐसे कदम उठाने चाहिए जो समाज के हित के हैं। तो हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ। ये तो देखा विक्रांत जी, राजेश जी ने जिस तरह से बताया, इस तरह से तो फिर आम आदमी के साथ किस तरह से होता होगा। चलो ये तो सक्षम है आपके जो राजेश जी हैं, आम जनता की बात कर रहे थे। तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एक जागरूक समाज में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं,
जब तक सभी अभिभावक साथ मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती इन लोगों के खिलाफ। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप एकजुट हो, सभी अभिभावक, और इन काला बाजारियों के खिलाफ एकजुटता से हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। और मैं और भी साथियों को आमंत्रित करता हूं हमारे साथ, हमारे नंबर पर जुड़कर इस अभियान में अगर साथ आना चाहें तो मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देता हूं, 9138200025। दोबारा बताता हूं जी, 9138200025। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस मुहिम में अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप सबका स्वागत है। हमें इस जो ये काला बाजारी है, जो ये व्यापारी लोग हैं, इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी साथ मिलकर। और इनको मतलब जब तक हम चोट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गहरी और चिंता का विषय है। जो लोग, जो गरीब परिवार हैं जिनको खाने तक का लाले नहीं है, तो हमारा एक बहुत बड़ा समाज शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और किसी भी देश की शिक्षा और स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब तक हम हमारी शिक्षा एक एक बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे तो देश को हम विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना ही रह जाएगा। जी, जय हिंद, धन्यवाद।